नमस्कार, आयसना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो सुनने में थोड़ा गंभीर लग सकता है, लेकिन आपके और हमारे परिवार के भविष्य के लिए बेहद अहम है। हम बात कर रहे हैं लिविंग विल्स की। आखिरकार क्या है एक लिविंग विल? अक्सर हम वसीयत शब्द को संपत्ति या पैसे से जोड़कर देखते हैं, लेकिन लिविंग विल्स इससे बिल्कुल अलग है। ये एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें आप पहले से तय कर सकते हैं कि अगर भविष्य में आपको किसी ऐसी बीमारी या ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाएं जहां आप अपने इलाज के बारे में राय देने या बोलने की स्थिति में ना हो कि आपका इलाज कैसे किया जाना चाहिए। भारत में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद लिविंग विल को कानूनी मान्यता मिल चुकी है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है डिग्निटी इन डेथ, यानी सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारत में लिविंग विल बनाने की कानूनी प्रक्रिया क्या है, क्या कोई भी व्यक्ति इसे बना सकता है, इसमें पैसिव यूथेनेसिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की क्या भूमिका है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके नियमों को कैसे आसान बना दिया है। जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना तो हम सब जानते हैं, लेकिन गरिमा के साथ इस दुनिया से विदा लेना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मुश्किल वक्त में आपके परिवार को इलाज से जुड़े कठिन फैसले में मानसिक बोझ ना उठाना पड़े, तो ये हमारा वीडियो अंत तक देखें। इस बारे में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर गरिमा पॉल, जो कि महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मसले पर एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि महाराष्ट्र में लिविंग विल के मसले पर जरूरी इंतजाम किए जाएं। आइए जानते हैं डॉक्टर पॉल से इस बारे में। और ये मुद्दा इसलिए भी अहम है कि हमने अभी देखा कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से हरीश राणा, एक 31 वर्षीय युवक को इच्छा मृत्यु प्रदान की गई, लेकिन वो इच्छा मृत्यु थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि उनके माता पिता ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, क्योंकि उनके बेटे का अब इलाज से कोई और भला नहीं होने वाला था। वो काफ़ी समय से लगभग एक दशक से ज़्यादा वक्त से कोमा में थे एक एक्सीडेंट के बाद। इससे सारी बहस शुरू हुई है। गरिमा जी, लिविंग विल्स के बारे में सबसे पहले हमें ये बताइए। मुझे लगता है कि इसके बारे में लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है। सर, पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए बिग बिग थैंक यू एंड नमस्कार आपकी सारी ऑडियंस को। सर, लिविंग विल समझने के लिए पहले हमें यूथनेशिया समझना बहुत ज़रूरी है। सो बिफोर आई इंडल्ज इनटू लिविंग विल क्या है, आई थिंक लोगों को ये पता होना चाहिए यूथनेशिया क्या है, क्योंकि वहीं से ये लिविंग विल्स क्या होती है, कैसे होती है, ये लोगों को तब समझ में आएगा। So, sir, euthanasia basically refers to the act of ending a person's life to relieve suffering. India में we have a sharp distinction in two forms of it. Firstly, I would want to ponder over that in India, what do we follow? इंडिया में हम लोग क्या फॉलो करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है पहले समझना। सो व्हेन आई सेड कि यूथनेशिया रिफर्स टू एक्ट ऑफ एंडिंग अ पर्सन्स लाइफ टू रिलीव एनी काइंड ऑफ सफरिंग, you have two forms of it. One is active euthanasia, another one is passive euthanasia. India में active euthanasia is illegal. What exactly is this active euthanasia? It basically involves deliberate acts to cause death, such as administering lethal drugs or injections. It is treated as murder or abetment to suicide under our Indian law, that is your Bharatiya Nyaya Sanghita, which was previously called as IPC. So Supreme Court has constantly held that जो आपका एक्टिव यूथनेशिया है, इट फॉल्स आउट ऑफ द स्कोप ऑफ राइट टू डाई विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एनी एक्सेलरेशन ऑफ डेथ थ्रू पॉजिटिव एक्ट is not permissible in India. So actively nobody can kill anybody
because it's death, it's a huge thing. It has been stated multiple times. So we do not follow active euthanasia in India. However, we follow passive euthanasia, जो कि आजकल, which I think a lot many people would have come across the term withholding or withdrawal of life sustaining medical treatment. So this is legal, and under strict legal guidance it has to be administered. And this गरिमा जी, basically is yes sir. मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा कि जहां तक पैसिव यूथनेशिया की बात है, क्या इसके लिए कोई कानून है हमारे यहाँ पे, या अभी एक लीगल गैप है, क्योंकि ये शायद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार की Yes तरफ से sir. कुछ कानून नहीं बना? Sir, it is very unfortunate. We have guidelines for this, and but we do not have a proper legal framework. That is also, sir, बहुत बड़ा gap है ये इस चीज़ में. सबसे ज़्यादा गैप यही है कि एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं है हमारे पास. प्रॉब्ली इन फ्यूचर इस केस के बाद, द रिसेंट वन, मे भी हमारे पास एक लीगल फ्रेमवर्क आ जाए. देयर वाज दिस केस ऑफ अरुणा शामबाग, अगर आई थिंक लोगों को पता होगा. उस टाइम पहली बार पैसिव यूथनेशिया वाज एक्चुअली डिस्कस्ड, and this female Aruna Shambhag, she was a Indian nurse थी वो, who had spent 42 years in a persistent vegetative state after a brutal sexual assault and strangulation by a hospital janitor in, I think, in 1973. This was here only in Mumbai. KEM hospital is there. This entire incident actually happened there. So her case actually had prompted a landmark 2011 Supreme Court ruling that legalized passive euthanasia in India, and it rejected active killing but allowing for the withdrawal of life support under strict guidelines. So that's why I said the foundational case, everybody thinks it is a common cause, but it's actually Aruna Shambhag's case. Now, if I come to a much ahead of it, it is Common Cause versus Union of India's judgment in 2018. This was a landmark recognition of passive euthanasia as well as living wills, where a PIL was filed by this NGO Common Cause in 2005, which was finally heard in 2018. So the petition sought a declaration of right to life with dignity, is actually a part of Article 21 of the Indian Constitution. Legal validity of living wills or advance directives for terminally ill or deteriorated health patients came actually into existence. So guidelines for passive euthanasia, when no living will exist, also was interpreted in this particular judgment. This was a 5-bench constitutional bench which actually had delivered a unanimous judgment in 2018. So prior to that, many issues were there. So passive euthanasia, the key holdings, if I have to say or talk about of this particular judgment, it became legal and did not amount to murder or abatement to suicide. The right to refuse life-sustaining treatment became a part of right to live with dignity under Article 21. And living wills, which your entire today's episode is all about, it actually became valid and enforceable. And this gave effect to your self-determination and bodily autonomy even after a person loses the capacity. So court actually distinguished active euthanasia and passive euthanasia again. And coming to what exactly, sir, at the very start you had asked me, what exactly is living wills? So now I would want to address that particular question. It actually allows a competent adult who has to be above the age of 18 to document in advance their preferences for medical treatment, particularly the refusal or withdrawal of life-sustaining interventions like ventilators, dialysis, CPR, or clinically attested nutrition and hydration, which is actually called as CANH. And if they later become terminally ill, enter or maybe they are entering into a permanent vegetative state,
or lose any kind of capacity to even communicate. So there the living wills come into force. In India, their usage, of course, it is very, very limited. But of course, it's showing a lot of signs of growth, especially in urban areas. And that, I think, last couple of years in Maharashtra, we've seen that. They have been invoked preliminary in two ways: proactive execution and registration by healthy individuals to safeguard future autonomy, and enforcement through medical boards and courts when the person is incapacitated. So, of course, there's no widespread enforcement of a pre existing living will which has been, publicly reported yet. But the framework, of course, has been applied in practice through judicial outside. And I think the awareness with context to living wills is very, very low. But because of this case, Harish Rana's case of 2026 March, and Maharashtra's digital initiatives, they absolutely have created a noticeable surge in interest and filing of living wills. पर आपको कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? सर, ये श्रेय जो है इसका पूरा मैं डॉक्टर निखिल दत्तार को दूंगी, और साथ में मेरे कलीग हैं वर्क्स विद मी हियर, अलॉन्ग विद एक पूरी टीम रही है सर मेरे स्टूडेंट्स की. आई थिंक मैं पूरा श्रेय उनको दूंगी इस चीज़ का, एज टू व्हाई वी हैड टू गो फॉर इट. आपने एकदम सही बोला कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी थी, एवरीथिंग वाज देयर, लॉ वाज लेड. So ground level implementation is lacking, which actually forced us to go and file a PIL. So sir, हमने 2023 to between and 2024, along with my lead practitioner, Dr. Nikhil Dattar, we filed a PIL, and हमारी PIL basically it was addressing firstly major things, sought full enforcement of common law cause 2023 guidelines in Maharashtra, and where we had demanded appointment of custodians for living wills, a proper mechanism where the documentation becomes easier, uh, where these documents can be stored, uh, which are accessible later years, district levels are medical boards, and public awareness. And we also had highlighted that without infrastructure, the constitutional right remains illusionary completely. So, of course, court's response and the outcomes, it's a huge success for us. So, Bombay High Court in January 2024 called it a good public cause and sought government replies. And in April 2025, a bench of Justice Alok Adhare and Justice Karnag, they had disposed of the PIL, but definitely directed one of the major things. I think it was a partial success for us. Directed the state to set up a retrieval mechanism within 3 to 4 months. And so the impact of it has been huge, of course. We got around 412 custodians appointed, which was huge for us. So I think that was a small win, and the direct impact of our, I think, case has been, which we saw now in April 2026. Maharashtra has become India's first state with a digitalized central portal for living wills. And I think the urban citizens now can apply or upload within, the living wills online, which is the fee is around 1,000 rupees, as well as offline also. And around 370 living wills have been registered statewide. And definitely Mumbai has seen a sharp rise post Harish Rana judgment. And hospitals like Sir Hinduja, they have started dedicated clinics for this. So I think it's a huge win. Definitely a smaller one, but if you see your impact,
It's huge across the state. थोड़ा सा संदेह उठता है कई दफा कि क्या इस प्रावधान का दुरुपयोग तो नहीं होगा, मिसयूज तो नहीं होगा। अ, इससे बचने के लिए कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है, आपको लगता है? सर मिसयूज हो सकता है, यस डेफिनेटली सर। कोई अच्छी चीज इफ यू इंट्रोड्यूस, डेफिनेटली द रिपरकशन और द साइड इफेक्ट विल ऑलवेज बी देयर। सर आई एज अ सिटीजन आई विल से, नॉट एज अ एकेडमिशियन और somebody who's into the legal profession, सर हमें एज सिटीजन्स बहुत जागरूक रहना पड़ेगा if we are trying for this, because this is extremely important and people should not and cannot misuse this thing. And that is why, sir, one of the reasons you have custodians being appointed, सर क्योंकि एग्जीक्यूशन ये लिविंग विल का ये वॉलंटरी होना बहुत ज़रूरी है, और ये पूरा प्रॉपर सर उसकी गाइडलाइंस में मेंशन्ड भी है कि द एग्जीक्यूशन ऑफ द लिविंग विल हैज़ टू बी वॉलंटरी। फर्स्टली सर उसमें 2 विटनेसेस की ज़रूरत है, अटेस्टेशन हैज़ टू बी देयर बाय अ नोटरी और अ गजेटेड ऑफिसर, and it is revocable any time. So the person actually can appoint a healthy care proxy, and sir कॉपी भी सर उसकी रखी जाती है विद फैमिली मेंबर्स जो डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा है, एंड अ डेजिग्नेटेड कस्टोडियन सर। दैट्स व्हाई सर कोर्ट हैज अपॉइंटेड custodians for this one particular region is misuse, not taking, or there's no kind of misuse which is being done in future. थैंक यू डॉक्टर पाल इस जानकारी के लिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे समाज में लिविंग विल्स को लेकर जानकारी, जागरूकता और बढ़ेगी। डिग्निटी जो है वो अपने जीवन के साथ साथ मृत्यु के वक्त भी बहुत जरूरी है। सर बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अग्री करती हूँ आपसे इस चीज के लिए। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे दर्शकों को आगे भी आपसे इसी तरीके से कानून और समाज से जुड़े मुद्दों पर बातचीत का लाभ मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी।